नमस्कार दोस्तों, आज मैं अरस्तू की विधि की सर्वोच्चता पे ये वीडियो बना रही हूँ। ये अरस्तू पे वीडियो पार्ट 5 होगा जो मैं बना रही हूँ। विधि की सर्वोच्चता से में जो भी पॉइंट होंगे ये सब मैं इस वीडियो में डाल रही हूँ, जिसको आप अच्छे से देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा और नोट्स बना लीजिएगा। तो विधि की सर्वोच्चता। अरस्तू के आदर्श की एक प्रमुख विशेषता विधि की सर्वोच्चता है। अरस्तू विधि की सर्वोच्चता का समर्थन करते हुए लिखता है, ठीक प्रकार से बनाए गए कानून ही अंतिम प्रभु होने चाहिए। एक व्यक्ति का या कुछ व्यक्तियों का समान शासन केवल उन्हीं विषयों में सर्वोच्च होना चाहिए जिनमें कानून से कोई स्पष्ट घोषणा न की हो। अपने इस कथन की पुष्टि में उसका तर्क है, व्यक्ति के शासन की तुलना में विधि का शासन श्रेयस्कर है, क्योंकि विधि ऐसा विवेक है जिस पर व्यक्ति की इच्छा का प्रभाव नहीं पड़ता है। यह संभव है कि कानून के कठोर शासन से कुछ अन्याय हो, किंतु एक व्यक्ति की निरंकुश एवं स्वच्छंद इच्छा से होने वाले अन्याय से कम होगा। शिवाइन के शब्दों में, अरस्तू का आदर्श सदैव ही संवैधानिक शासन रहा है, निरंकुश राज्य नहीं, चाहे वह दार्शनिक राजा का निरंकुश राज्य ही क्यों न हो। अरस्तू आरंभ से ही इस विचार का प्रतिपादन करता है कि श्रेष्ठ राज्य में अंतिम प्रभु कानून ही होना चाहिए, कोई व्यक्ति नहीं। उसने इस बात को मानवीय दुर्बलता के प्रति रियायत के रूप में नहीं, बल्कि अच्छे शासन के अनिवार्य अंग के रूप में और इस प्रकार एक आदर्श राज्य के रूप में स्वीकार किया है। विधि की विवेचना करते हुए वह लिखता है कि समाज में रीति रिवाज हमारी संचित बुद्धि है। रीति रिवाजों का प्रादुर्भाव ही अच्छे जीवन को प्रतिष्ठित करने के लिए होता है, इसलिए वे विधि, विवेक और नैतिकता के पर्यायवाची हैं। जिस समाज में विधियों की महत्ता रहती है, वह समाज स्वयं सत्वोत्कृष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति करता है। विधि के शासन का सबसे बड़ा गुण यह है कि विधियां सबके साथ समान व्यवहार करती हैं, जबकि शासन पक्षपातपूर्ण हो सकता है। विधि में भावनाओं का सम्मिश्रण नहीं हो सकता। विधियां परिवर्तित परिस्थितियों के अनुसार स्वयं नहीं बदल सकती, इसलिए परिवर्तनशील समाजों में विधियों में परिवर्तन की आवश्यकता होती है। विधियों में इस प्रकार के परिवर्तन की शक्ति एक व्यक्ति को न देकर कुछ या अनेक व्यक्तियों को दी जानी चाहिए, क्योंकि व्यक्तियों की सामूहिक बुद्धि एक व्यक्ति से श्रेष्ठ होती है। इसके अतिरिक्त अनेक व्यक्ति तुलना में पथभ्रष्ट नहीं हो सकते और न उन पर आवेश का दोष लगाया जा सकता है। जनसंख्या। अरस्तू के अनुसार आदर्श राज्य में जनसंख्या न तो बहुत अधिक होनी चाहिए और न ही बहुत कम। जनसंख्या अधिक होने पर कानून व्यवस्था बनाए रखना कठिन हो जाएगा और जनसंख्या कम होने पर राज्य अपनी सभी आवश्यकताएं पूरी कर सकेगा। नागरिक कार्यों को उचित रीति से संपादन करने के लिए आवश्यक है कि सब नागरिक एक दूसरे को व्यक्तिगत रूप से जानते हों, इसलिए उनकी अधिकतम संख्या उतनी ही होनी चाहिए जितनी राज्य की आवश्यकताएं पूरी कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए पर्याप्त हो। नागरिकों का चरित्र। अरस्तू का विचार है कि चरित्र और योग्यता में जनता यूनानियों के समान होने चाहिए, जिसमें उत्तरी जातियों के उत्साह और एशियाई जातियों की बुद्धिमत्ता का मूल्य है। उसका विचार है कि बुद्धिमत्ता, साहस और उत्साह के मूल्य से ही नागरिक अपना राजनीतिक विकास कर सकते हैं। प्रदेश। अरस्तू के अनुसार राज्य का प्रदेश बहुत विशाल नहीं होना चाहिए, किंतु इसके साथ ही इतना अवश्य होना चाहिए कि उसमें जीवन की आवश्यकताएं पूर्ण हो सके और उस पर निवास करने वाली जनता संयम और उदारतापूर्ण जीवन बिता सके। राज्य का क्षेत्र ऐसा होना चाहिए जिसमें शत्रुता का प्रवेश कठिन हो तथा जिसकी रक्षा आसानी से हो सके। राज्य ऐसे स्थान पर होना चाहिए जहां जल और स्थल दोनों मार्गों में आसानी से पहुंचा जा सके, क्योंकि ऐसा होने पर ही राज्य का विकास एक व्यापारिक केंद्र के रूप में संभव है। शिक्षा। अरस्तू आदर्श राज्य के लिए आवश्यक चरित्र निर्माण की दिशा के महत्व पर बहुत अधिक बल देता है। उसके लिए राज्य एक शिक्षण संस्था है और आदर्श राज्य की यह एक प्राथमिक आवश्यकता है कि सभी नागरिकों के लिए एक ही प्रकार की अनिवार्य तथा सार्वजनिक शिक्षा की व्यवस्था हो।
राज्य की स्थिति। नगर राज्य में बस्ती का स्थान उन बातों को ध्यान में रखते हुए चुना जाना चाहिए। सार्वजनिक स्वास्थ्य, राजनीतिक सुविधा और सैनिक आवश्यकताएं। नगर को बनाते समय सौंदर्य का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। राज्य का प्रदेश 2 भागों में बांटा जाना चाहिए, विशेष बस्ती या नगर तथा इसके चारों ओर का प्रदेश। बस्ती में पूजा गृह, पार्क, व्यायामशाला, बाजार, बंदरगाह और सार्वजनिक स्थान होना चाहिए। राज्य के विभिन्न वर्ग। आदर्श राज्य के नागरिकों की प्रमुख आवश्यकताएं 6 हैं: भोजन, कला कौशल, हथियार, संपत्ति, सार्वजनिक देव पूजा तथा सार्वजनिक हित का निर्धारण। इन 6 कार्यों करने के लिए राज्य में 6 वर्ग होने चाहिए: कृषक, शिल्पी, योद्धा, व्यापारी या संपत्तिशाली, पुरोहित तथा सार्वजनिक हित का निर्धारण करने वाले निर्णायक। इनमें से प्रथम 2 वर्गों को अरस्तु नागरिकता का स्तर प्रदान नहीं करता। आर्थिक व्यवस्था। अरस्तु अपने आदर्श राज्य में किसी भी वर्ग के लिए संपत्ति के साम्यवाद का प्रतिपादन नहीं करता है, किंतु वह यह मानता है कि संपत्ति का विषय वितरण राज्य के हित पर विपरीत प्रभाव डालता है। वह संपत्ति की विषमता को दूर करने के लिए 3 विकल्प प्रस्तुत करता है। पहला है भू संपत्ति व्यक्तिक हो किंतु इसका उपयोग सामूहिक हो, सब लोग इसका समान रूप से उपभोग कर सकें। दूसरा, संपत्ति सामूहिक हो पर इसका उपभोग व्यक्तिक हो। तीसरा, संपत्ति सामूहिक हो तथा इसका उपभोग भी सामूहिक हो। अरस्तु इनमें से प्रथम विकल्प के पक्ष में है। भूमि को निजी और सामूहिक 2 भागों में विभाजित किया जाना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति के पास भूमि का टुकड़ा होगा जिस पर वह दासों की सहायता से कृषि कार्य करेगा, लेकिन उत्पादन से प्राप्त लाभों का उपभोग सामूहिक रूप से किया जाएगा। उत्पादन व्यक्ति को होने के कारण सभी व्यक्ति अधिकाधिक उत्पादन का प्रयत्न करेंगे और उपभोग सामूहिक होने के कारण समाज में समानता और भाईचारे का भाव को अपनाया जा सकेगा। तो ये अरस्तु के विधि की सर्वोच्चता के रिलेटेड जो भी था टॉपिक आज मैं इस वीडियो में डाली हूँ। इसको आप अच्छे से तरह देख लीजिएगा। नमस्कार।